स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड चाइना का रिलेशन। इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा है? चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडिया चाइना का रिलेशन कब से इंडिया चाइना के रिलेशन की शुरुआत होती है। तो हिस्टोरिकल टाइम में अगर हम लोग देखें इंडिया और चाइना का रिलेशन, तो चाइना से कई ट्रैवलर इंडिया आते हैं, जिसमें से फाहीन प्रमुख ट्रैवलर्स के मैं नाम बता रहा हूँ। फाहीन और ह्यूंगजांग, ये दोनों लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये लोग अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर को जानते हैं, समझते हैं। बुद्धिज्म से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर ये लोग अपनी जब कंट्री मीन्स चाइना, जब ये लोग जाते हैं तो इंडियन कल्चर का प्रसार प्रसार करते हैं, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इंडिया चाइना के रिलेशन हम लोग को एंशियंट टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम लोग जब मॉडर्न टाइम्स में आते हैं, तब इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे थे। अब चाइना की बेसिकली उत्पत्ति कैसे हो रही है, चाइना का ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन होता है, चाइना में 1949 में रिवॉल्यूशन होता है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आती है पावर में। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है पावर में, चाइना में 1949 में रिवॉल्यूशन हो गया है। अब इस पार्टी का बेसिकली मेन फोकस था कि लोगों को कैसे इक्वली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लोगों में किया जाए। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम ले आती है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कैसे जो ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है रशिया से। रशिया भी कम्युनिज्म की बात करता था और चाइना भी कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में आया। फिर वहीं हम लोग जब जवाहरलाल नेहरू जी को देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो नेहरूवन टाइम पीरियड में कैसा था इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो जब नेहरू जी भारत के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बने, तब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू को लेकर काफ़ी डिबेट हो रही थी। नेहरू बेसिकली आइडियलिज्म पे फोकस करते थे, आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे। तो नेहरू जी का मानना था कि जो भी बॉर्डर के इशू हैं वो पीसफुली तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में रिजॉल्व होने चाहिए। फिर चाइना ने धीरे धीरे क्या नैरेटिव बिल्डअप करना चालू किया कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो तिब्बत को चाइना ने एक्वायर करना चालू किया। अब तिब्बत को एक्वायर करना चालू किया, तिब्बत को वो बोला कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अब तिब्बत बेसिकली क्या होता है, 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है, जिसमें इंडिया ये मान लेता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, और चाइना तिब्बत में कोई भी रिवोल्ट होता था, चाइना उसे सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाता था। तो इंडिया ने 1954 जो पंचशील एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें इंडिया ने ये मान लिया है कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट रहेगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, पंचशील एग्रीमेंट के तहत इंडिया मान जाता है कि तिब्बत इसका पार्ट है चाइना का। अब जो रिवोल्ट इससे पहले तिब्बत में हो रहे थे, वो क्यों हो रहे थे? वो चाइना ने सोचा कि ये रिवोल्ट इंडिया करा रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। अब ये रिवोल्ट इंडिया करा रहा है और इंडिया यहाँ के लोगों को उकसा रहा है ताकि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। अब इन्हीं सबको देखते हुए, ये बैकग्राउंड को देखते हुए, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो और ज़्यादा गहराता चला गया, जो हमें 1962 की वॉर में देखने को मिला। 1962 में इंडो चाइना की वॉर होती है, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चाइना जीत जाता है और इंडिया हार जाता है। इसमें इंडिया हार जाता है और चाइना जीत जाता है। फिर हम लोग जब राजीव गांधी के टाइम पीरियड में देखते हैं, राजीव गांधी का टाइम पीरियड देखते हैं कि राजीव गांधी बेसिकली उनका फोकस ये रहता है कि जो भी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, वो पीसफुली रिजॉल्व होने चाहिए, और उनके लिए एक अलग से जॉइंट वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जो केवल बॉर्डर इशू को देखे और बॉर्डर इशू का रिजॉल्व करा सके। और जो जितने बायलैटरल रिलेशन हम लोग के बीच में है, वो सारे अलग फोरम में डिस्कस होंगे। बॉर्डर इशू बेसिकली रोड़ा नहीं बनना चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में। हम दोनों के रिलेशन में बॉर्डर इशू कोई भी रोड़ा नहीं क्रिएट करेगा। अब उसके लिए अलग से फोरम बनाई गई, जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हम लोग बॉर्डर इशू का जितना है हम लोग उसमें देखेंगे। फिर आगे क्या होता है, 1989 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है और 1991 तक यूएसएसआर फुल्ली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब चाइना बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। अब रशिया बेसिकली अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन के हमें देखने को मिलता है। अब चाइना में भी रिवोल्ट होना चालू हुआ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ रिवोल्ट होना चालू हुआ, और लोग मतलब अपनी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए रोड पे उतरते हैं। अब बेसिकली वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं कि चाइना को भी अपने अंदर रिफॉर्म ले आना चाहिए, अपने सिस्टम में रिफॉर्म ले आना चाहिए। तो बहुत ढेर सारी भीड़ एक जगह पे इकट्ठा होती है, जिसे हम टाइनमेन स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब इस टाइनमेन स्क्वायर पे क्या होता है, लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं और चाइना अपने ही जो सिविलियन, जो आम नागरिक हैं, उनके खिलाफ बेसिकली बैटल टैंक उतार देता है सड़कों पे, और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए और जितने सिविलियंस हो गए वो मारे जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना की बहुत कड़ी निंदा की जाती है कि ये आपने क्या किया, आपने अपने स्टूडेंट्स और सिविलियंस के खिलाफ ही आपने बेसिकली युद्ध छेड़ दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उसको टैंक से मरवा देती है चाइना। अब इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शंस चाइना के ऊपर इम्पोज होते हैं। अब बेसिकली फिर आगे हम लोग को क्या देखने को कि चाइना को ये लग रहा था कि चाइना बेसिकली इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो टाइनमेन स्क्वायर का इशू है उसे इंडिया इंटरनेशनलाइज ना करे। तो हमने भी वही किया, क्योंकि हम लोग चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, और ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हमने टाइनमेन स्क्वायर का जो इशू था हमने नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली है, इसको आप जब भी इंडिया चाइना का रिलेशन आए तो आप ये इतनी चीज़ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फिर हम लोग इंडिया चाइना की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी देखते हैं। अब इंडिया चाइना की जब हम लोग न्यूक्लियर डिप्लोमेसी देख रहे हैं, तो 1964 में चाइना अपना पहला परमाणु टेस्ट करता है, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करता है, और उसी के ठीक 10 साल बाद इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है।
अब इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उधर चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था 1964 में। अब इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने का बेसिकली रीज़न क्या था? इंडिया बेसिकली ये एक्सक्यूज़ देता है कि हमें चाइना से खतरा है, आने वाले समय में हमें चाइना से खतरा है, इसी वजह से हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो हमने ये बोला कि चाइना के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होती है, तो चाइना बेसिकली इंडिया के ऊपर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है, इसी वजह से हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो बेसिकली वाजपेयी ये लेटर लिखते हैं क्लिंटन को और ये लेटर लीक हो जाता है। बेसिकली इसमें कहा जाता है कि हमें चाइना से खतरा है और चाइना को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि चाइना की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी कि हम पहला वार किसी कंट्री के ऊपर नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी चाइना अपना रहा था अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। तो ये लेटर लीक होता है, चाइना काफ़ी नाराज़ होता है इंडिया से कि हमारा जब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ही हमने ये बात लिखी हुई है, तो हम नहीं यूज़ करते किसी भी कंट्री के खिलाफ अनटिल एंड अनलेस कोई हमारे ऊपर ना यूज़ करे। तो बेसिकली फिर आगे हमें क्या देखने को मिलता है? चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनमें ट्रस्ट डेफिसिट इसी वजह से आ रहा था, क्योंकि उसके जितने बॉर्डर लग रहे हैं इन दोनों कंट्री के, वो उसमें जो बॉर्डर इशू है वो अभी रिजॉल्व नहीं है। तो अब इस बॉर्डर इशू को बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर इशू है का कहाँ-कहाँ हम लोग के बीच में टसल चल रही है। अब जो बॉर्डर इशू है वो बेसिकली वेस्टर्न सेक्टर में अगर आप देखोगे तो अक्साई चीन वाला रीजन है। यहाँ इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस चलता रहता है। इंडिया अक्साई चीन को अपने कब्जे में रखा है। फिर सेंट्रल सेक्टर में आप देखोगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में हमें बॉर्डर इशू देखने को मिलता है। फिर ईस्टर्न सेक्टर में अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न सेक्टर में हमें बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का इशू देखने को मिलता है। तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, इसमें इंडिया और चाइना में मतलब कुछ सालों में हमेशा कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होता रहता है। चाइना इसे रिज़ॉल्व तो आइए हम लोग देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं पाकिस्तान फैक्टर क्या है इंडिया चाइना रिलेशन में। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती है। अब ये गहरी दोस्ती क्यों मानी जाती है? क्योंकि दोनों के दुश्मन मतलब इंडिया इन दोनों देशों का दुश्मन है। तो 2 देश के सिमिलर दुश्मन मतलब अच्छे खासे इन लोग के बीच में रिलेशन हो जाएँगे। तो चाइना पाकिस्तान को अपना भाई मानता है और पाकिस्तान की जब भी मदद करने की बात आती है तो चाइना हमेशा खड़ा रहता है। तो 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हो रही है। चाइना और नज़दीक चला जाता है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में वो ट्रस्ट अपना बनाने में, उनका जीतने में ये कामयाब हो जाता है। तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हमें बहुत गहरी देखने को मिलती है। अब बेसिकली जो पीओके रीजन जो आप ये देख रहे हो पीओके रीजन में ये सक्सकम वैली थी। सक्सकम वैली बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में आती है और ये जो सक्सकम वैली है इसे ये पाकिस्तान का रीजन है। अब इसे पाकिस्तान लीज पे दे देता है किसको? चाइना को, कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट करिए। अब ये वैली चली जाती है पाकिस्तान चाइना के हाथों, चाइना के हाथ में ये आ जाती है, पाकिस्तान चाइना को ये दे देता है। अब यहाँ ये कुछ भी करेगा तो पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट करे चाहे जो भी चीज़ करे। अब ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात क्यों है? क्योंकि अभी ये पीओके को इंडिया क्लेम कर रहा है कि पीओके रीजन हमारा है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो चाइना कोई नहीं होता है हमारी इंटीग्रल सोवरेनिटी में हस्तक्षेप करने वाला, इंटरफेयर करने वाला। फिर हमें आगे क्या देखने को मिलता है? पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो और ज़्यादा गहरे हैं इस वजह से भी, क्योंकि पाकिस्तान अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री वेपन्स है वो चाइना से बाय करता है। उसके जितने भी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी देखेंगे चाइनीज़ जो पाकिस्तान आर्मी थी उसमें चाइनीज़ वेपन हमें देखने को मिले। तो पाकिस्तान अपने बहुत ढेर सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है चाइना से। फिर अब चाइना क्या दूसरा गेम खेल रहा है? चाइना बना रहा है सीपीईसी, चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है बेसिकली चाइना। अब इसका रीज़न क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का? ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि हमें ट्रेड करना है, कि अगर हम सीपीईसी बनाएँगे तो हम ईज़िली पाकिस्तान के होते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड कर सकेंगे। जबकि इसका दूसरा जो रीज़न है, क्योंकि चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है इंडियन ओशियन रीजन में। तो इंडियन ओशियन का रीजन का भी उसे एक्सेस मिल जाएगा अगर उसका सीपीईसी कंप्लीट हो जाता है। और आगे चल के जब भी इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होगी, वॉर होगी, तो चाइना यही सीपीईसी कॉरिडोर का यूज़ करके इंडिया को सप्रेस कर सकता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कहाँ चाइना और इंडिया एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो चाइना और इंडिया बेसिकली हमें एक साथ एक टेबल पे देखने को मिलते हैं कौन-कौन से इश्यू पे। पहला इश्यू है कि दोनों यूएस के बढ़ती हुई पावर को बेसिकली कंसर्न है। जो यूएस की जो दिन-प्रतिदिन पावर बढ़ती चली जा रही है, किसी भी स्टेट में वो जाके उसके हेड ऑफ द स्टेट्स को बंदी बना के अपने जेल में बंद कर दे रहा है। तो यूएस का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड के ऊपर, उससे चाइना भी डरा हुआ है और इंडिया भी डरा हुआ है। और जो यूएस की इंटरवीनिंग फॉरेन पॉलिसी, इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, उसके भी खिलाफ इंडिया और चाइना दोनों हैं। फिर हम दोनों और किस मुद्दे पे एक हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। दोनों देश अभी-अभी आज़ाद हुए हैं, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इसी के कुछ समय बाद चाइना आज़ाद हुआ। तो दोनों देश अभी-अभी आज़ाद हुए हैं, तो दोनों अपनी इकोनॉमिक पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और दोनों क्लाइमेट इश्यू को भी लेके कंसर्न हैं। दोनों को हम एक मत हमें देखने को मिलता है हमें क्लाइमेट इश्यू के ऊपर भी। दोनों जो कंट्रीज़ हैं, जो यूएस क्लेम कर रहा है, यूरोप क्लेम कर रहा है कि ये लोग कार्बन एमिट ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और चाइना कार्बन एमिट ज़्यादा कर रहा है, उसे कम करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इसके अपोज़ में इंडिया और चाइना हमें खड़े देखने को मिलते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया और चाइना डिफरेंट फोरम्स में भी एक साथ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो इन सारे फोरम्स में इंडिया और चाइना हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। फिर अब दूसरा जो लड़ाई का कारण है इंडिया और चाइना के बीच में, वो
क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब इंडिया लोन लेने गया बेसिकली डेवलपमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, तो चाइना ने रेजिस्ट किया। चाइना ये बोला कि इंडिया को ये लोन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट करेगा अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। फिर हमें सेकंड इशू क्या देखने को मिलता है, जो एनएसजी का इशू है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो इशू है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है। इंडिया मेंबर बनना चाहता है लेकिन बार-बार चाइना बेसिकली इसे रेजिस्ट कर देता है, उन लोग को बोल देता है कि इंडिया मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का बेसिकली इंडिया पार्ट नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? चाइना बेसिकली टसल क्रिएट करता है जब भी इंडिया एनएसजी ग्रुप के लिए अप्लाई करता है। अब एनएसजी अगर आ जाएगा हम लोगों के पास, एनएसजी ग्रुप के अगर हम लोग मेंबर बन जाएंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? फ्यूल मिलेगा डिफरेंट, जिसके पास यूरेनियम है हम लोग इम्पोर्ट करा पाएंगे वहाँ से यूरेनियम, और अपनी एनर्जी नीड्स को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। फिर हमें अगला इशू क्या देखने को मिलता है, अब चाइना क्या कर रहा है, बेसिकली स्टेबल वीज़ा दे रहा है। कौन से रेज़िडेंट्स को? इंडिया के रेज़िडेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं और जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। इन दोनों प्रदेशों के नागरिक को चाइना स्टेबल वीज़ा दे रहा है कि आपको चाइना जब आप जाओगे, जब इस 2 स्टेट्स के लोग चाइना आएँगे तो इन्हें वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपनी कंट्री मतलब चाइना इसको इंटीग्रल पार्ट मान रहा है चाइना का, तो अपनी ही कंट्री विज़िट करने के लिए कोई वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट इश्यू क्या देखने को मिलता है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, इंडिया को एनसर्कल कर रहा है। अब ये जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स में मराव पोर्ट, और फिर जिबूती में जिबूती पोर्ट, फिर पाकिस्तान में हमें ग्वादर पोर्ट्स देखने को मिलता है। तो ये क्या है, मोतियों की एक माला का फॉर्मेशन कर दिया गया। चाइना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जाता है, उन्हें बेसिकली इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करता है, उनका विश्वास जीतता है, फिर वहाँ अपनी वो उनके पोर्ट को एक्वायर करेगा, उनके पोर्ट को एक्वायर करने के बाद यहाँ अपनी मिलिट्री उतार देगा, तो एज ए मिलिट्री बेस ये वर्क करने लगेंगे जितने पोर्ट्स हैं। तो ये चाइना बेसिकली इंडिया को एनसर्कल कर रहा है, इंडिया का जो डोमिनेंस हो रहा है एशियन रीजन में उसे कैसे कम किया जाए, ये चाइना इसी पोर्ट के माध्यम से कम कर रहा है। अब इसके रिटेलिएशन में हमने क्या बनाया, नेकलेस ऑफ डायमंड, कि अगर आप हमारे घर के बगल में आके अगर बैठोगे तो हम भी आपके घर के बगल में आके बैठ जाएंगे। तो इंडिया बेसिकली ओमान हो गया, दक्कम हो गया, ईरान हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, और कहाँ, इंडोनेशिया हो गया। इन सारी जगहों पे अपने अपने बेसिकली अपना जो रिलेशन है इन सारी कंट्रीज के साथ वो इंक्रीज करना चालू किया, उनका विश्वास जीतना चालू किया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इन सारे देशों के साथ। इंडिया मंगोलिया की नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया जापान की एक्सरसाइज, वियतनाम के साथ भी हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि चाइना का डोमिनेंस इस रीजन में जितना कम हो सके। चाइना क्योंकि ये छोटे छोटे जो आइलैंड स्टेट्स हैं उन्हें परेशान करता रहता है। फिर आइए हम लोग ट्रेड देखते हैं, इंडिया चाइना का ट्रेड कैसा है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में बेसिकली 127.71 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें से ट्रेड जो डेफिसिट होता है, जो घाटा होता है इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड करने में, वो 99.2 बिलियन का होता है। मतलब 99.2 बिलियन का घाटा इंडिया को हो रहा है चाइना के साथ ट्रेड करने में। जैसे आप अगर एग्जांपल लें तो 2025 में 155 यूएस डॉलर का हम लोग का 155 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग के बीच में ट्रेड हुआ। अब ₹20 का सामान अगर चाइना हमसे ले रहा है तो हम उससे ₹135 का सामान खरीद रहे हैं। ₹135 का सामान खरीदने का क्या मतलब, ₹135 हम उसे दे के उसका सामान ले रहे हैं, वो हमारा केवल ₹20 का ₹20 का ही गुड्स परचेज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे बीच में जो ट्रेड देखने को मिल रहा है, चाइना ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में रखा। मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिकली डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल है, जिसमें कोई देश एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए जर्मनी हो गया, जापान से कोई गुड चाइना आ रहा है, उसके ऊपर अगर चाइना 10% टैक्स इम्पोज कर रहा है, और इंडिया से कोई गुड्स आ रहा है अगर उसके ऊपर 20% इम्पोज कर रहा है, तो वो नहीं करेगा, वो 10% ही करेगा। इसमें क्या ये मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलता है कि आपको सभी कंट्री को इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फिर चाइना सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और जितने भी इकोनॉमिक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है चाइना, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया और चाइना के रिलेशन को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि लोग यहाँ आएँ, अपना जो बिज़नेस है उसे और प्रॉस्पेरस कर सकें। फिर हम लास्ट में देखते हैं चाइना का जो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम लोग देखेंगे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या कहता है कि चाइना बेसिकली बेल्ट बोल रहा है, किसको बेल्ट बोल रहा है, वो पुराना जो चाइना का सिल्क रूट था वो उसे बेल्ट बोलता है। अब ये जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है ये बेल्ट हो गया, ब्लू लाइन देखने को मिल गई ये रोड हो गया, ये मैरी टाइम ये बोल रहा है न्यू सिल्क रूट हम बना रहे हैं। तो मैरी टाइम सिल्क रूट ये हो गया जितनी ब्लू वाला। अगर चाइना इसे कंप्लीट कर लेता है तो चाइना का डोमिनेंस इस रीजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चाइना अगर ये रूट कंप्लीट कर रहा है तो इस रूट से वो ट्रेड कर सकेगा, फ्यूचर में अगर वॉर होगी तो ये रूट ये यूज़ कर सकता है किसी भी कंट्री को सप्रेस करने के लिए। तो ये अगर चाइना कंप्लीट कर लेता है तो चाइना का डोमिनेंस इस रीजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर दूसरा इशू हम लोग देखते हैं साउथ चाइना सी का इशू। अब साउथ चाइना सी का इशू अभी करंट इशू भी है ये। तो चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, जितने स्मॉल स्मॉल आइलैंड नेशन हैं उन्हें चाइना परेशान कर रहा है कि आपका ये जो साउथ चाइना सी में साउथ चाइना सी ही का मतलब चाइना का ही डोमिनेंस रहेगा इस रीजन में, आप लोगों का ये कोई एरिया नहीं है, ये जो एरिया है वो चाइना का है। तो चाइना इन्हें छोटे छोटे आइलैंड स्टेट को दबाने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो आपका इंडिया चाइना का रिलेशन यहीं खत्म होता है। पेपर आएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। थैंक यू।